नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉलेज में प्रमोद के साथ बनेली घटना पे। मैं प्रमोद जब कॉलेज से घर लौटा तो बाहरी दरवाजे पर ताला पड़ा मिला। अंदर खाने की मेज पर कॉपी से फाड़े गए कागज पर लिखा था, अब और सहन नहीं कर सकती, हमेशा के लिए अपने घर जा रही हूँ। वो लोग पूरी उम्र मुझे और मेरे बच्चे को पाल लेंगे। कल जो विवाद हुआ था उसी की परिणति थी। यह माना कि आज विवाद उग्र हो उठा था, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अपना घर छोड़ मीना के साथ शादी को 4 साल हो गए हैं। लव मैरिज की थी हमने, जिसे दोनों परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। हम दोनों नैनीताल में एएमसी में क्लास फेलो थे। जाति बंधन तोड़कर अनजाने ही एक दूसरे के दिलों में जगह बनाई थी। घर वालों के तमाम विरोध के बावजूद मैं पिछड़ी जाति का था और मीना शुद्ध ब्राह्मण। मैं मानता हूँ कि इस तरह से उसने मुझे पाने के लिए कहीं ज़्यादा त्याग किया था। मुझे याद है, फाइनल ईयर के अंतिम दिनों में कॉलेज के पीछे पहाड़ की आड़ में धुंध से लिपटी मीना अलग के डर से सहमी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने घर वालों के सामने और अरमानों का गले घोटकर आपको सुना है, कभी मुझसे अलग मत होना। तुम्हें लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उसे बाहों में जकड़ते हुए मैंने दिलासा दिया, साथ ही यह वचन भी दिया कि उसकी खातिर अपने घर वालों को भी छोड़ दूंगा। डिग्री लेने के बाद मीना अपने घर चली गई और मैं अपने, लेकिन फ़ोन पर और कभी कभी नैनीताल में आकर दोनों मिलते रहते। बाद में मीना कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापिका बन गई और मैं राजकीय इंटर कॉलेज में अध्यापक। दोनों के घर वालों ने हम दोनों की दृढ़ इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छाओं को दबा डाला और कुछ विरोध करने के बाद विवाह कर दिया। लेकिन यह ताना देने से भी नहीं चुके कि ये कर लो अपनी मर्जी, दोनों को इसका परिणाम भोगना होगा। हम अपने भावों संबंधियों की मजबूती को लेकर अवश्य थे, इसलिए इन तानों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। साथ रहने के लिए मीना ने अपना स्थलांतर मेरे पास करवा लिया। सोचा था कि हम दोनों आनंद का जीवन गुजारेंगे। कृष्ण के आने के मौक़ों पर परिवार वालों को साथ बातचीत शुरू हो गई। मुझे भी होम सिकनेस ने घेरा। उनके प्रति मुझे अपने कर्तव्य याद आने लगे। 20-20 मई में घर भी जाने लगा और वो लोग भी आने लगे। इस पर मीना ने थोड़ी दिनों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। गाहें बाहें रहेंगे, उसके मुंह से विरोध के स्वर फूटने लगे। आखिर कब तक चलेगा यह? मेरे परिवार के लोगों है, कोई गैर नहीं, उनका अधिकार है मुझे पर, लेकिन अपने तो कहा था कि उन लोगों से कोई वास्ता नहीं हो रहेगा। जब आपके घर वाले डेरा डालेंगे तो मेरे घर वाले भी जब तक जी चाहेंगे वहाँ रुकेंगे। यह मेरा घर है, जिसे चाहूँगा वही आएगा। हिम्मत हो तो रोक कर देखा दीजिए मेरे घर वालों को। मीना ने जल्द ही इस धमकी को चरितार्थ भी कर दिखाया, कारण पहले मेरे भाई भाभी और बच्चे आ गए। जिद में मीना ने अपना पूरा परिवार बुलवा लिया। दोनों परिवारों में तनातनी तो थी ही। जून के पूरे महीने खिस्सास्तानी बनी रही। जब स्कूलों के खुलने का समय आया तो दोनों परिवार लौटे, लेकिन महीने भर जो घुटन मैंने महसूस की थी वह अबल कर बाहर आ रही थी। थोड़ा सब्र करने के बुला लेती तो क्या बिगड़ जाता। अपनी जिंदगी करके मानी पिछले साल की छुट्टियों का हिसाब लगा तो तुम्हारे ही घर वाले पड़े रहे। न जाने क्या दुश्मनी है मेरे घर वालों से, तुमसे ज़्यादा यह मेरा घर है। मेरे घर वाले आएंगे, तुम उन्हें रोक कर देखो। धीरे धीरे दोनों परिवारों का घूमघाट लगने लगा। कभी कभी तो दोनों परिवार एक ही समय पर आ जाते, तब हम दोनों के अघोषित युद्ध और बढ़ जाता। अतिथियों के जाने के बाद तो घर में कोई दिनों तक वाक्य युद्ध चलता रहता। ऐसे ही दोनों के परिवारों के सदस्यों के आने जाने से अपने तानों एवं नोकझोंक को समायोजित करते करते 4 साल बीत गए। हमारे बीच चल रही तकरार अम्मा, बाबूजी और परिवार के दूसरे लोगों से छुपी नहीं रह सकी। पिछले रविवार को जब मैं घर गया तो बाबूजी, अम्मा और बड़े भैया बोले, कैसे जिएंगे ऐसे? यह औरत तो मुझे बर्बाद कर देंगी। पीछा छोड़
जैसे भी हो, इससे तो अच्छा है कि तू यही रहकर आ जाकर नौकरी कर ले। आने जाने में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन कम से कम मन की शांति तो मिलेगी। मैं चुप रहा। मन में भी इन बातों को लेकर जब वापस मीना के पास लौटा तो वह नाराज बैठी थी। घर में एकदम रखते बरस पड़ गए। कल में ठंडक। सबने जी भरकर मेरी खूब बुराई की होंगी। इन्हीं सिपटे रहना था तो शादी क्यों की? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने तो घर में जीना हराम कर रखा है। अगर वो लोग अपनापन न देते तो कभी का मर गया होता तो रहते उन्हीं के पास। यहाँ आए ही क्यों? तुम क्यों नहीं चलती जाती? हर रात दिन मम्मी पापा रटती रहती हो। हमेशा के लिए उन्हीं पास चली जाओ, मुझे भी शांति मिलेगी। मैं तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कृष्ण और नौकरी की खातिर टिका हूँ। मैं बड़ा बढ़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। बाहर ही खाना खाकर जब घर लौटा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। मीना बेडरूम में लेटी थी। पता नहीं उसने खाना खाया था या नहीं। खिसियाहट में मैंने पूछना गवारा भी नहीं समझा। इसी विवाद से उपजे क्रोध को मीना ने दूसरे दिन मायके जाकर चरितार्थ कर दिया कि एक सप्ताह तक मीना की कोई खैर खबर नहीं मिलने पर घर उजड़ा सा लगने लगा। सारी दिनचर्या ही बिगड़ गई। हारकर बाबूजी और अम्मा के पास चला गया और वहीं से आ जाकर नौकरी करने लगा। अपना घरोदा छोड़ने पर उदासीनता इतनी बढ़ गई थी कि उसमें दिया बत्ती करने के लिए भी जाने की इच्छा नहीं हुई। जब मैं अपने परिजनों को बीच पहुंचा था तो घर भरा भरा लगा था। बड़े से पुश्तैनी घर में थे तो 3 परिवार, अम्मा, बाबूजी, बड़े भैया और उनसे छोटे भैया, लेकिन तकरीबन मिलजुला सा परिवेश था। एक तरह से युद्ध संयुक्त परिवार था। सब मेरे लिए आंखें बिछाए बैठे थे। कुछ दिनों बाद दशहरा और दिवाली की छुट्टियां भी पड़ गई थी। बड़ी बीजी अपने तीनों बच्चों के साथ आ गई थी। मुझे लगा कि मैं मरथुल से हरितम्मा में आ गया हूँ। सब मुझे अक्सर बहलाते रहते। अच्छा किया तो जो यहाँ आ गया। ऐसी पत्नी मिली है कि इसकी तकेदारी ही फूट गई। अब यहाँ मौज से रह। मैं इतनी आत्मीयता पाकर आत्मभोर हो गया उठा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ की उपजाऊ जमीन कुछ ही दिनों में बंजार बनने वाली है। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। छुट्टियाँ शेष बचने के बावजूद जीजाजी ने कहना शुरू कर दिया, अम्मा मुझे आने दो, मुझे जाने दो। वहाँ पता नहीं कैसे रहे होंगे। बच्चों के बिना तो एक पल नहीं रह पाते। आदि आदि सबके आग्रह को अनदेखा करके वह चली गई। बड़े और छोटे भैया भी अपने परिवारों के रूटीन में रुक गए। ऑफिस से आते तो सीधे भाभी और बच्चे के पास चले जाते। बच्चे को झूले या ड्राइसाइकिल पर बैठाकर जब तक बहला नहीं लेते वो पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा देख मुझे कृष्ण की याद सताने लगी। मैं अक्सर भैया भाभी और बच्चों के बीच सी ठिठियोली देखता, लेकिन उनमें शामिल भी तो नहीं हो सकता। उनके नितांत व्यक्तिगत आनंद में दखल देना ठीक भी तो नहीं है। ऑफिस से आता तो बरामदे पर पड़ी खटिया पर बैठा जाता। बड़ी और मंझली भाभी तभी खाना पीना करती जब उनके पतियों की मर्जी होती। मुझे जल्दी खाने की आदत थी, लेकिन भाभियाँ अपने पतियों को ताजे फूले के खिलाने के लिए टाइम खाना बनाती। अम्मा बाबूजी का परहेजी खाना वे पहले बनाकर उनके कमरे में पहुंचा देती, जिसे खाकर वे दोनों सो जाते। मैं घर में अम्मा बाबूजी के बगल वाले कमरे में बेजह लौटता पोटता रहता। करीब 4 महीने हो गए हैं मुझे मीना से अलग हुए और अपना घर छोड़े हुए। एक माह पहले कॉलेज से अवकाश मिलने पर उस घर में गया तो लगा कि खड़हर में आ गया हूँ। फर्श, घर, धूल की मोटी परत, दीवारों पर उखड़ी पपड़ी, सीलन और बदबू। अम्मा बाबूजी के बड़े घर में सबको अपने अपने धोरंदे की चिंता थी। अम्मा बाबूजी, बड़े भाई भाभिया और बड़ी जीजी सभी अपना घर संवारों में लगे हैं। मेरा अपना घरोदा कहाँ खो गया, यह प्रश्न मेरे अंतस को चीरने लगा। पल प्रतिपल
खाया जा रहा है। मैं मीना सभी अपने पति प्रमोद का घर छोड़कर 3 साल के लिए बेटे कृष्ण के साथ मायके आई हूँ। शादी के बाद रोज रोज की कलह से तो ये होना ही था। आज सुबह विवाद की पराकाष्ठा से तंग आकर जब मैंने फ़ोन पर मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने तुरंत घर आने का कहा। छोड़ ऐसे आदमी को, हमने तो पहले ही समझाया था कि बेटा तो यहाँ आ जा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे घर पहुँचते ही भैया ने कृष्ण को गोद में ले लिया। मेरा राजा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। भाभी भी उसके गाल सुनने लगी। थोड़ी देर तक प्रमोद को सब कोसते रहे। क्या हम अपनी बेटी को पाल नहीं सकते? क्या समझते हो? वह अपने आप को ऐसी सीधी और होनहार लड़की मिल गई तो दिमाग सड़ गया। आधी आधी माहौल शांत होने पर मैं चाय पीने के बाद छत पर चली गई। नीले आकाश में 2 पक्षियों का जोड़ा उड़ा रहा था। दोनों के में कितना प्रेम था। शादी से पहले हम दोनों में भी ऐसा ही थे। पक्षियों की साम्यता ने पल भर में मुझे वर्तमान से पीछे धकेल दिया। उस दिन की खुशी को मैं संभाल नहीं पा रही थी। जिस दिन तमाम विरोधों के बाद प्रमोद मुझे बेहसने आए थे, मुझे याद आ रहा है एक दिन जब हम दोनों कड़कड़ाती ठंडी की रात में कॉलेज के एक अध्यापक के घर बच्चे की बर्थडे पार्टी में गए थे। लौटते समय एकांत में हम एक पुलिया की मुंडेरे पर बैठे गए। ठिठुरात देखकर उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। इससे पहले कि ठंड तुम्हें जकड़ ले, मैं जकड़ लेता हूँ। मैं कसमसियाई तो आलिंगन और कसता चला गया। उस सुखद अनुभूति को मैं आज तक नहीं भूल सकी हूँ। हम आगे बढ़े तो उन्होंने अपना ओट कोट मुझ पहना दिया। मैडम, अमूल्य निधि को हो तुम, कितने जन्म लिए होंगे तब तुम्हें पाया है। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। मुझे खुश हो जाए, कोई परवाह। उनके शायराना शब्दों को बीच में ही मैंने हथेली में होठों को दबा कर रोक दिया। आपको कुछ हो उससे पहले मैं मर जाना चाहूँगी। क्या दिन है थे वो। घंटों नैनीताल की झील के किनारे पर खड़े होकर पेड़ों और पर्वतों को निहारना, कभी ठंडी सड़क पर धुंध में खो जाना, कभी भोवाली रोड पर कत्थ्य घास पर पेड़ों में नीचे बैठकर रहना। और अब कहाँ खो गए हो वो सब कुछ? मेरी समझ में नहीं आता कि विवाह के बाद क्या लड़की के परिवारों वालों और संबंधियों से रिश्ता नाता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है? क्या पति को यह अधिकार है कि वह अपनी पत्नी, बच्चों और घर को अपनी मालिकियत समझे और इस बात का निर्धारण करके पत्नी के परिजन आएंगे? यह नहीं, लेकिन प्रमोद ने यही सब तो चाहा है। और क्या भी है, नहीं तो मैं अपना बसा पछाया घर छोड़कर मायके क्यों आती? आखिर तानाशाही और तानों को भी कोई कब तक सहेगा? विवाह से पहले प्रमोद ने क्या क्या वायदे नहीं किए। तुम रानी बनकर रहेंगी। दोनों परिवारों का कोई भी व्यक्ति हमारे प्यार में धोरदे में घुसते पाठ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस समझौते से मुकर गए। वह अक्सर अपने परिवार के बीच जाने लगे और उनके घर वाले भी जब तब हमारे परिवार में हस्तक्षेप करने लगे। मजबूरी में मैंने उस दिन मम्मी पापा और भैया भाभी को बुला लिया। वह सुबह आए और शाम को चले गए। उन्होंने प्रमोद को काफ़ी समझाया भी, लेकिन उन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाला। अब तुम अपने घर वालों से मुझे प्रताड़ित करा आओगी। मैं दबाने वाला नहीं हूँ, घर का मालिक हूँ मैं, तो मैं भी अब और सहन नहीं करूँगी। आप हठ धर्मिता दिखा दोगे तो किसके पास जाऊँगी? वे मुझे अपने प्राणों से अधिक चाहते हैं। वो आएंगे भी और आपकी करतूतों को रोकेंगे भी। आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब आप मुझे। मैं ताकियों पर ओढ़ा सिर रखकर रोने लगी। अब नोटकी शुरू कर दी। इन शब्दों में मेरे आंसुओं की धारा और तेज कर दी। सारी रात रोती रही। दूसरे दिन मैं मायके आ गई थी। कुछ दिनों बाद प्रमोद भी अपने परिजनों के पास चले गए थे। यह मुझे एक परिचित से पता चला। मैं मम्मी पापा के घर से बस से जाकर नौकरी करने लगी, लेकिन यहाँ कुछ ही दिनों में अपनापन खोने सा लगा। पापा, भैया और भाभी तीनों नौकरी करते थे। सुबह चले जाते, शाम को लौटते। बच्चों को मम्मी और नौकरानी संभालती थी। एक दिन भाभी काम से लौटी तो नौकरानी पर बरस पड़ी। क्या हाल बना रखा है बच्चों का, ठीक से देखभाल नहीं कर सकती हो? अगर 2 की जगह 3 बच्चे हो गए हैं
तो पापा से कुछ पैसा बढ़वा लो, लेकिन लापरवाही मत बरतो, समझी। और मीना तुम भी तो काम कर सकती हो, थोड़ा तो सहयोग तुम्हें भी देना चाहिए। मैं चुप रही। मैं भाभी के बदलाते व्यवहार को देखकर हतप्रभ थी। एक दिन जब भैया घर आए तो उनके हाथ में लटकी पारदर्शी थैली में आम देखकर कृष्ण जिद करने लगा। भैया ने थैली मेरी तरफ बढ़ाई तो बीच में ही भाभी ने ले ली। एक छोटा आम देते हुए बोली, कई दिनों से बच्चे कह रहे थे उनके लिए तो यह भी कम पड़ेगी। मीना तुम भी तो बाहर जाती हो, कभी कुभार कुछ चीज़ों ले आया करो। उनकी बात से इतना दुख नहीं हुआ जितना भैया के चुप रह जाने से हुआ। न जाने क्यों प्रमोद का चेहरा मेरी आंखों में तैर गया। घर में सब के अपने अपने कमरे थे। मेरे लिए अम्मा बाबूजी के कमरे के पास स्टोर को खाली कर जगह बनाई हुई थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही खर्च में खिसखिसाने होने लगी। सीधे मुंह तो नहीं, लेकिन गाहे बंगाए भाभी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि घर में व्यय और मिलजुल कर काम करना संभल नहीं रहा गया। मैंने बिना किसी जिल हुज्जत के अपने कमरे में और उसके सामने कॉमन बरामदे में अपने जीवन पान की व्यवस्था कर ली। जिस घर में मैं पैदा हुए पली बड़ी, उसी में बेगानी खाना बहुत सी जिंदगी हो गई थी। मेरे अपनेपन के सारे रिश्ते न जाने कहाँ तिरोहित हो गए, कहाँ खो गए। मेरा अपना घरौदा, जहाँ तकरार और रूठने मनाने भी आनंद आता था, शनिवार को हाफ डे था, इसलिए मैं दोपहर में ही स्कूल से आ गई। कल रविवार है और उसके अगले दिन तीजा का पर्व। घर में खुशी तो वही उदासीन माहौल। भैया भाभी पकवान बनाने में जुटे थे। तीज की तैयारियां चल रही थी। मुझे पूछा तक नहीं अपना बैग स्टूल रखकर कमरे में जाकर सो रहे कृष्ण के पास बेड पर अवधि लेट गई। थोड़ी देर में प्रमोद की स्मृतियाँ सताने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिया को भिगाने लगी। सो रहे कृष्ण का चेहरा देखा, लगा ऐसे प्रमोद लेटे हैं। अचानक मैंने एक दृढ़ संकल्प किया। उठकर हाथ मुंह धोया और जरूरी सामान बैग में रखने लगी। कहीं जाना है? बरमांदे में आकर मम्मी ने पूछा। हूँ सोच रही हूँ अपना घर संभालूं, वहाँ अकेले रहेंगी, परेशानी होगी तुम्हें, मम्मी न कहा। उनके स्वर में अब वह खनक नहीं थी जिससे सहारे उन्होंने मुझे अपना धोरदा छोड़ यहाँ आने का कहा था। मम्मी, खाली घर भूतों का डेरा बना जाता है, हवा धूप मिलती नहीं, सिलन और बदल से बुर्ज जर्जर होने लगता है। 2 दिन की छुट्टी है, सोचा थोड़ा संभाल जाओ। कृष्ण भी जाएगा, मेरे बिना कैसे रहेगा, सबको परेशान करके रखा देगा। मैं जानती थी कि जब अपनी लाडली से कुछ ही दिनों में सब रुकता गया तो कृष्ण तो उनके लिए एक बोझ ही बनता। मामी के साथ हो रही बातचीत भैया भाभी सी सुन रहे थे। अपना ख्याल रखना बेटा, भैया ने भाभी की उपस्थिति से डरते डरते इतना ही कहा। मुझसे नजरें न मिले, इसलिए भाभी कृत्रिम व्यस्तता में रमी रही। जाने की कुछ खास तैयारी नहीं करनी थी, असली तैयारी तो करनी थी मन को, और वह इस कैद से उड़ने को तैयार बैठा था। जब मैं अपने घर के पास पहुंची तो शाम धीर आई थी। रिक्शा छोड़ आगे बढ़ी तो असंभवित हो उठी। घर का बाहरी हिस्सा साफ सुथरा था, कमरों की लाइटों भी जल रही थी, बाहरी दरवाजे पर ताला पड़ा था। इसका मतलब कोई यहाँ रहा था। कोई क्यों? प्रमोद रह रहे होंगे। दूसरी चाबी तो उन्हीं के पास थी, फिलहाल किसी काम से बाहर गए होंगे। अपनी चाबी से ताला खोलकर मैं जब अंदर गई तो घर की सुंदर व्यवस्था को देखती ही रह गई। बेडरूम में साइड में रखे तिकोना स्टॉल पर कृष्ण के साथ प्रमोद और मेरा करीब 2 वर्ष पहले खींचा वह फोटा सलीके से रखा था, जिसे मेरे घर छोड़कर जाने से पहले हुए विवाद के दौरान प्रमोद ने क्रोध में सोफे पर फेंका दिया था और मैंने भी उसे उठाना गहरा नहीं समझा था। सोते कृष्ण को बेड पर लिटाकर मैं भी उसकी बराबर लेट गई। लगा जैसे घर की दीवार मेरे आने से खिल उठी हो और मुझे अपने आलिंगन में लेने को आतुर हो। इतना अंतर था। मायके के घनिष्ठ संबंधी इतने अजनबी और इस घर की हर चीज में जैसे आत्मीयता जैसी अनही के अंतरिक्ष से आंखों में आए पानी में बहुत सी सुखद यादें तैर गई। तभी कॉल बेल
ने मुझे सौंका दिया। दरवाज़ा खोला तो आशानुरूप प्रमोद थे। करीब 4 महीने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों ही कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रह गए। मुझे विश्वास था कि जिस तरह मैं अपने घर वापस आ गई, उसी तरह तुम भी अपने घर जरूर लौटोगी, इसलिए पूरे घर को सजाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रमोद ने मुझे अपने बाहुपाश में बांध लिया और मैं भी उनकी बाहों में लिपटती चली गई। आंखों में खुशी के आंसू लिए सोचने लगी कि यह कौन सा रिश्ता था जो मुझे अपने माँ, पिताजी और भाई के रिश्ते से कहीं अधिक मजबूत और आत्मीय लग रहा था। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।